बेशर्मी की भी हद होती है। जब ये 3 काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक। से उखाड़ फेंकेंगे। दिल्ली का लड़ाई हमारा आखिरी लड़ाई है। नहीं, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल हमने नहीं। 5 चीजें कही और वो हमारी शुरुआत है। पिछले 3 सालों में बीजेपी ने आपसे चोरी की। प्रधानमंत्री ने आज तक अपने किसी भाषण में कर्नाटक को यह नहीं कहा कि अगले 5 साल में। हेलो दोस्तों, अभी 5 राज्यों का चुनाव जो हुआ और उसका रिजल्ट जो आया और इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, इसे देखकर ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव समझ लीजिए कि यूं ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराना है, यानी कि बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। और सभी जो विपक्षी नेता है, अगर ये बात पर अगर अमल कर लेंगे तो बीजेपी यूं ही हार जाएगी, क्योंकि उसको हराना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पहले के जोड़ जमाने से या अभी के ज़माने से देखें तो कहावत में आता है कि एकता में बल होती है, अनेकता में बल नहीं होता। इंडिया अलायंस इस बात की साबित करता है कि सभी एकता की ओर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो गद्दी का जो लालच है, जो सत्ता का जो लालच है, वो हर एक के दिल में रहता है। हमारे भी दिल में रहता है कि हम ही प्रधानमंत्री बने। तो जो इंडिया अलायंस के जो सारे नेता हैं, उनके दिलों में ये ख्याल है कि हम मतलब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बने। जैसे ममता बनर्जी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, और राहुल गांधी तो है ही है। तो मैं उन सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, ये सुझाव देना चाहता हूँ कि कैसे बीजेपी को हराया जाए और कैसे एकजुट पार्टी बनेगी। सबसे पहले क्या करें कि जितने भी पार्टी मतलब इंडिया अलायंस में है, उसको एक पर्ची डालना चाहिए एक डब्बा में, और सबका नाम हो, जो पार्टी का जो मेन अध्यक्ष हो या जो मेन सोचता है कि हम प्रधानमंत्री का दावेदार बने, उसको एक डिब्बा में अपना नाम लिखकर पर्ची डालें। और फिर जिस तरीके से पर्ची खेला जाता है, जैसे कि आप लोग या हम लोग खेलते हैं, उसको बोलते हैं कमेटी। कमेटी में एक पर्ची निकाली जाती है, जिसका पर्ची निकलता है जिसके नाम से, उसको मतलब कमेटी दे दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर भाग आजमाया जाए, भाग के हिसाब से अगर चला जाए, तो किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर इस बात पर वो लोग मतलब काम करें तो सबका नाम पर्ची में डाले और किसी से पर्ची निकलवाया जाए, किसी बच्चे से या किसी जिस तरीके से पर्ची खेला जाता है, और जिसका नाम आ जाए उसको प्रधानमंत्री का दावेदार बना दे, चाहे कोई भी हो, किसी का भी नाम हो, उसी तरीके से। लेकिन इस बात में थोड़ा सा घबराहट भी होता है कि शायद मेरा नाम नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा अगर नहीं करेगा तो फिर कभी भी इंडिया अलायंस एकजुट नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक के मन में है कि हम मेन रहें। तो ऐसा अगर करेगा, और एक चीज़ और है कि बीजेपी की ज़्यादा वोट नहीं है। जैसे किसी राज्य में 4 से 5 पार्टियाँ लड़ रहा है, अगर 100 वोट वहाँ है तो उसको अगर कम वोट भी मिल गया और बाकी सब चारों वोट बट गया तो बीजेपी निकल जाएगी। तो इसी तरीके से वो जीत रही है, और ऐसे मानसिकता वाले लोग भारत में या पूरी दुनिया में हर टाइम रहेगा। अच्छे लोग और बुरे लोग दुनिया में हर टाइम रहेगा, तब ये दुनिया चलेगा। तो इस बात पर अगर अमल करोगे तो यकीनन वो 2024 में मतलब कि सत्ता से हट सकती है। और फिर सत्ता से हट जाए तो सब एकजुट एक माथा होकर अपना काम करो, अब बेहतर काम करिएगा तो अगला बार फिर आपको चुना जाएगा। तो इस चीज़ पर अगर अमल करिएगा तब समझ लीजिए कि मेन ये पर्ची वाला बहुत बड़ा खेला है। अगर हमारी बातों से अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट करें कि ये पर्ची वाला खेला सही है कि नहीं। अगर सब नेता के नाम एक डिब्बा में जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, जो गठबंधन में साथ में हैं, उससे जुड़े हुए सब नेता के नाम पर्ची में लिख लिख के डाल दो, और किसी बच्चे से पर्ची निकलवाइए, जिसका नाम निकल जाए उसको आप उम्मीदवार। लेकिन इस बात को सीक्रेट रखना है कि हम लोग ऐसा गेम करें। ऐसा करने से क्या होगा कि भाग के हिसाब से ज़िंदगी चलेगी। और ऐसे अगर वो कहेगा कि नहीं हम मेन बनेंगे तो फिर फुट फुटा हो जाएगा, फिर ये जीत के निकल जाएगा। अगर वक्त को सही वक्त के हिसाब से अगर चलना है और अगर इसको हराना है तो ये गेम खेलना पड़ेगा आप लोगों को, तब आप लोग इसको हरा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि अभी चुनाव जो आया है विधानसभा का, उस चुनाव में जो रिजल्ट आया है
उससे आप लोग को ये सबक सीखनी चाहिए कि चुनाव आने से पहले हम लोगों को काम करना है। और दूसरी बात, चुनाव जब हो जाता है, पूरा जब काउंटिंग हो जाता है, उसके बाद सब कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी था। तो पहले से कहाँ था तुम? 9 साल से ईवीएम रट रहे हो, जैसे कि इस बात को हम पहले ही ना जांच करवाएंगे जी। तो जब चुनाव हो जाता है खत्म, और वहाँ फिर जब हार जाता है तो कहता है ईवीएम गड़बड़ था। तो इस बात को पहले ना, जैसे हम जानेंगे कि हमारा इस चीज़ से दिक्कत हो रहा या इस चीज़ से परेशानी हो रही, तो हम उस चीज़ को पहले ही ना, मतलब कि बरसात आने से पहले ना हम उसको छत को मरम्मत कर लेंगे। और जब बरसात आ जाएगा फिर पानी चलते रहेगा तो छत भी खराब है। तो इस बात को पहले अमल करना। और दूसरी बात कि सब इस पर भी सवाल उठाता है कि कहता है कि जहाँ ये लोग जीतता है वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी नहीं होती है। हाँ, ये भी बात है। कर्नाटका में अभी आप लोग जीते हैं तो वहाँ तो ईवीएम की सही है, और जहाँ बीजेपी जीता है वहाँ ईवीएम खराब है। इस दूसरे पर दोष डालना बंद करिए, पहले अपने अंदर झाँकिए कि हमारे अंदर कमी क्या है, हम किस वजह से हमें हार का सामना करना पड़ रहा है, इस बात को समझना है। और सबसे पहले एकता दम बनाइए, अनेकता नहीं, एकता बनाइएगा तभी आप लोग इसको हरा सकते हैं। न तो अगर जहाँ अनेकता फुटफुटबोल होगा, अभी जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ जो चुनाव हुआ वहाँ सब गड़बड़े के कारण न गड़बड़ हो गया। आप लोग कहते हैं कि हम जो 14 एंकर हैं उसको हम बॉयकॉट करते हैं, फिर उसके साथ सेल्फी लेते हैं, फोटो शेयर करते हैं, ये सब गलत है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। हाँ, जो मेन पार्टी का जो मेन आदमी है उसी का पर्ची उसमें डालिए और फिर पर्ची निकलवाइए। ये भाग का खेला, जैसे पर्ची निकलता है उसी भाग, ऐसे करना पड़ेगा तभी आप लोग एकता में आइएगा। ना तो सब कहेगा कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, वो कहेगा हमको प्रधानमंत्री बनाओ। ऐसे अगर करेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा, फिर फुटफुटा बोल हो जाएगा, फिर 2024 में जीत के निकल जाएगा। हम इसलिए सरकार को चेंज करने की कोशिश करने कह रहे हैं क्योंकि महंगाई इतना है कि पहले आदमी दिन भर में 500 रुपये जो कमाता था उसके पास बहुत बचत होता, मतलब खुशहाली ज़िंदगी। अभी दिन भर में 1500 रुपये भी जो कमा रहा है ना, वो भी खुशहाली ज़िंदगी नहीं है, उसका भी ज़िंदगी एकदम समझ लीजिए एकदम ख़त्म हो रहा। तो सबसे पहले ये जो महंगाई किया है इससे, और दूसरा बात जो स्टूडेंट है उसको बहुत परेशानी हो रही, क्योंकि पढ़ाई इतना महंगा कर दिया गया है ना कि जो गरीब घर के लड़के हैं वो कभी पढ़ ही नहीं सकता। और इसका मेन कारण जो है, जो सत्ता का मेन कारण है, वो सोचता है कि जाकर पढ़ लेगा तो हमसे सवाल पूछेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो होशियार हो जाता है, और जो अनपढ़ व्यक्ति वो जानवर के माफिक होता है। उसको जिस खुट्टा में बांध दो, अनपढ़ व्यक्ति और जानवर दोनों एक ही तरीके से, जिस खुट्टा में बांध दीजिए वहीं पर वो बंधा रहेगा। तो इन लोगों का सबसे मेन मुख्य कारण है कि सबसे पहले शिक्षा को ख़त्म कर देना। और शिक्षा इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब घर के लड़के कभी पढ़ ही नहीं सकते। पढ़ लेंगे, कटर मटर पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ सकते। और जब तक बढ़िया मुकम्मल शिक्षा नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज जो फॉरेन कंट्री के लोग जो इतना तरक्की कर रहे हैं, वहाँ शिक्षा को सबसे अहम मुद्दा पर लेके चला, मतलब सबसे ऊंचा है। वहाँ का जो यूनिवर्सिटी का नाम है, वहाँ के अगर कोई पढ़ के आ जाता है, कैम्ब्रिज, पता नहीं क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, नामी यूनिवर्सिटी सब विदेश में आपको। हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी एक से एक है, लेकिन जैसे अभी JNU है सबसे मेन यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ के लोगों को बदनाम कर दिया गया। कन्हैया कुमार को देखो बदनाम कर दिया गया, लेकिन ऐसे बदनाम करके कहता है कि यहाँ से टेररिस्ट होते हैं। टेररिस्ट नहीं होते, यहाँ से पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जो हर सिस्टम को समझ जाता है वो टेररिस्ट होगी इसके नज़र में, जो अभी सत्ता जो है बीजेपी की नज़र में। और ये जो दूसरा गेम है हम ये आपको बताते हैं, वीडियो पर बने रहें। ये जीत क्यों रही है? सबसे पहले ये जीत इसलिए रही है क्योंकि इसने, जैसे कोई कहता ना कि जान क्या चीज़ है ईमान भी दे देंगे, तो ये ईमान से खेल रहा, ये धर्म से खेल रहा। ये कह रहा कि हम हैं तो तुम हो, अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे। लेकिन जो हमारा जो अभी समाज है, जो हमारे हिंदू भाइयों हैं, उनको हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 500 साल इस देश पर मुसलमानों ने हुकूमत किया, लेकिन फिर भी आप लोग की आबादी ज़्यादा है। क्यों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है तो आप नहीं हो, जब ऊपर वाला सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, कुदरत है तो हम हैं। अगर ये है तो ये किसी मरा हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है? अगर कोई हिंदू भाई मर गया तो उसको जिंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। इस बात को समझना। और दूसरा बात कि सब अपने अपने धर्म को एकदम बेस्ट क्वालिटी से मानता है, और ये धर्म का खेला खेल गया है। ये बोल रहा है कि हम हैं तो तुम्हारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे, फलाना ढिमकाना, इसी चीज़ और कोई भी चीज़ को बेहतर ही नहीं किया। सिर्फ धर्म का नाम लेकर ये समझ ले हमारे युवाओं को, हमारे जो आने वाले जनरेशन है उसको गुमराह कर रहा। और ये अपने आप को, अभी जो आप टीवी पर जो डिबेट देखते हैं
किसी मुख्य चीज़ पर डिबेट होता है? महंगाई पर कभी डिबेट देखे हैं? बेरोजगारी पर कभी डिबेट देखे हैं? नहीं देखे हैं। और ये जो नौकरी देने का वादा किया उस पर कभी डिबेट देखे? नहीं देखे। क्योंकि ये लोग इसको मतलब कर भी नहीं, सिर्फ शुरुआती वाला जब 2014 वाला आया था उस टाइम ये सोचा था कि इस चीज़ पर बात करेंगे तो लोग हमको चुनेगा, और फिर जब सत्ता में बन जाएंगे तो फिर अपने हम लंथन करेंगे और फिर दिमाग को, जिसको बोलते हैं ब्रेन वॉश कर देंगे, फिर अपना जीते रहेंगे। फूट डालो राज करो, तो फूट डाल दिया है और राज कर रहा है। तो इस बात को समझना है। और अगर हमारी वीडियो आप लोग को बेहतर लगता है तो हमें कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। तो आप लोग सबसे पहले कि प्यार मोहब्बत से रहें, और इज्जत सबसे बड़ी दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है इज्जत से रहें और सेहत को बरकरार रखें। और आगे जो चुनाव आने वाला उसको सही प्रत्याशी को चुनने की कोशिश करें, नफरत बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि हमारे मुल्क में जितने भी इंसान हैं इस सब को मिलकर ही एक मुल्क बनता है। अभी आपको एक वाक़या बताएंगे अगले वीडियो में, उस वाक़या को सुनिएगा तो कहिएगा सही में कितना नफरत चरम पर है हमारे मुल्क में।